हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्शवाद के बारे में। यानी आज का टॉपिक है आदर्शवाद। दोस्तों, अगर आप बीएड का नोट्स बनाने जा रहे हैं तो आप टॉपिक बाय नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर हर सब्जेक्ट का ले ले, जैसे कि CC1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का ले ले या लर्निंग एंड टीचिंग का ले ले, तो ये इन दोनों के लिए अलग अलग स्पेशल बुक नहीं आएगा, आपको टॉपिक ही बुक में मिलेंगे। इसीलिए आप लोग टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, वो चाहे CC3 का हो या CC1 का हो, आप उस टॉपिक को क्लियर कर ले, किसी भी सब्जेक्ट में वो एग्जाम आए ताकि वो हम लोग लिख सकें। चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद, जिसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। जो आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा है वो प्राचीनतम विचारधारा है। मानव संस्कृति का जब से विकास हुआ, मानव संस्कृति का जब से विकास हुआ है, उसकी इस बात में आस्था रही कि इस प्रकृति में वास्तविक तत्व आध्यात्मिक है। यानी प्रकृति में जितने भी वास्तविक तत्व है वो आध्यात्मिक है। और जब हम प्रकृति की सत्ता को तिरस्कृत करते हुए, यानी कि नहीं मानते हुए, मनस यानी मन या आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं, उसे ही हम आदर्शवादी दर्शन की संज्ञा देने लगते हैं। यहाँ आप लोगों ने आदर्शवाद का परिचय पढ़ लिया। अब हम लोग आदर्शवाद का अर्थ जानेंगे। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आदर्शवाद से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम आदर्शवाद का परिचय लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उससे कुछ परिभाषाएं देंगे, तब और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्वेश्चन के मुताबिक। अब चलते हैं आदर्शवाद का अर्थ की ओर। आदर्शवाद, जिसे हम अंग्रेजी में आइडियलिज्म यानी आइडियलिज्म कहते हैं, वे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आइडियल प्लस इज्म। वास्तव में देखा जाए तो आइडिया या विचार से ही उत्पन्न माना जाता है। आइडियलिज्म आइडिया से उत्पन्न माना जाता है, चूंकि इसके प्रवर्तक दार्शनिक विचार की चिरंतन सत्ता में विश्वास रखते थे, चाहे रखते हैं। इस कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, या प्रत्ययवाद की संज्ञा भी दी जाती है। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे आदर्शवाद की परिभाषाएं। आदर्शवाद की परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों या आदर्शवादियों ने दिया है, उनके अनुसार पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न आदर्शवादियों के अनुसार परिभाषाएं भिन्न हैं। पहला परिभाषा है ब्रू बेकर। ब्रू बेकर के अनुसार, जब भी हम दोस्तों परिभाषाएं लिखते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। तो इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। ब्रू बेकर कहते हैं कि संसार को समझने के लिए जो मन है वो केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए कोई अन्य वास्तविक नहीं है। यानी मन ही है जो इस जगत को समझ सकते हैं। ये ब्रू बेकर का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रॉस। रॉस महोदय ने क्या कहा है? तो रॉस महोदय ने कहा है आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। रॉस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। मन या आत्मा इस जगत का क्या है? पदार्थ है। और मानसिक स्वरूप सत्य है। मानसिक स्वरूप भी सत्य है। नेक्स्ट है हेंडरसन। हेंडरसन महोदय ने कहा है आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक
मूल्य जीवन के तथा मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी का विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से पैदा होता है। व्यक्ति और जगत दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है और भौतिक जगत की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। ये किनका कथन था? तो हेंडरसन महोदय का। अब आगे है आदर्शवाद की आधारभूत मान्यताएं। परिभाषाएं हमने 2-3 लिख दिया। अब कुछ मान्यताएं देखेंगे आदर्शवाद की क्या मान्यताएं हैं, वे लोग क्या आदर्शवादी मानते हैं। निम्नलिखित मान्यताएं उभर कर सामने आई है। पहला है आदर्शवाद भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी उनके आगे भौतिक नहीं आध्यात्मिक पे बल दिया जाता है। दूसरा है आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है, यानी पूरा ब्रह्मांड मानव के दिमाग में है। वह मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और कल्पना यानी वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है, यानी आगे माइंड में विचार आएगा तब हम उसका कल्पना करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 पॉइंट बोलता है आदर्शवादी जड़ व प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी कि प्रकृति की तुलना में मनुष्य अच्छा है ये मानते हैं। इनके दर्शन का मुख्य आधार मानवता है, यानी आप मानवता का दर्शन कर लेते हैं तो प्रकृति का दर्शन हो जाएगा। यानी आदर्शवादियों का दर्शन कहता है कि मानवता ही मेन है, यानी आधार बेस मानवता को ही मानते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद मानव जीवन की व्याख्या हेतु शास्त्र के आधार पर करते हैं। शास्त्र के आधार पर इसका अभिप्राय यह है कि मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह एक साथ चलती है, नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा की जाती है। अगर हम लोग आध्यात्मिकता पे बल देंगे, उस शक्ति को अपनाएंगे तो हम लोग ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, न कि यांत्रिक तत्वों के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम यानी ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस में विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है कि मानव जीव का उद्देश्य इन उद्देश्यों को जानना चाहिए, यानी कि मानव जीवन का ही उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम को जानना। नेक्स्ट है इनके अनुसार आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व को मानना उचित है तथा ईश्वर को समझने हेतु इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी अनुभूति मन व बुद्धि द्वारा होती है। मन व बुद्धि द्वारा ही हम लोग आत्मा परमात्मा का अस्तित्व को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद यह मानता है कि मानव जीवन तभी सफल व पूर्ण होगा है जब जगत में विद्यमान एकता, यानी जगत में जितना भी विद्यमान एकता है उसके मध्य ईश्वर का आभास कर सकें, यानी हर प्राकृतिक चीज में हम लोग ईश्वर का क्या आभास करें तो हम लोग आदर्शवाद यानी मानव जीवन सफल होगा। नेक्स्ट है आदर्शवाद वैचारिक व प्रत्यात्मक ज्ञान में
आस्था रखता है। आदर्शवाद किसमें आस्था रखता है? वैचारिक व पर्यात्मक ज्ञान में। और यह मानता है कि इस जगत को हम तर्क के आधार पर ही समझते हैं। आदर्शवाद क्या मानता है? कि वैचारिक व प्रत्यात्मक ज्ञान में आस्था रखता है और यह मानता है कि इस जगत को हम तर्क के आधार पर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के प्रकार भी बोल सकते हैं। दार्शनिकों ने आदर्शवाद के विभिन्न प्रकार या प्रत्यय दिए हैं या हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मानिष्ठ आदर्शवाद। व्यक्तिनिष्ठ या आत्मानिष्ठ आदर्शवाद, इसके प्रवर्तक ब्रिटिश दार्शनिक, यानी ब्रिटिश में रहने वाले जो दार्शनिक, उनका नाम बर्कले। याद रखिएगा, बर्कले कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। उन्होंने कौन सा आदर्शवाद दिया है? तो व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है इनको। इनका विचार है कि जो वस्तु भौतिक है वह आध्यात्मिक वस्तु को बर्कले को माना जाता है। इनका विचार है कि जो वस्तु भौतिक है वह आध्यात्मिक वस्तु को कैसे प्रभावित कर सकती है, यानी जो भौतिक है वो आध्यात्मिक वस्तु को प्रभावित नहीं कर सकती। और विचारों के समान विचार के अलावा और क्या चीज हो सकती है? यदि मेरा मन मेरा परिवेश के जगत से विचार ग्रहण करता है तो वह जगत विचारों का जगत होना चाहिए। यानी कि जो मेरा मन है जो परिवेश के जगत से विचार ग्रहण होता है तो वो जगत कैसा होना चाहिए? तो विचारों का जगत होना चाहिए। ये बर्कले का कथन है। बर्कले का किसके प्रतिपादक थे? तो व्यक्तिनिष्ठ और या आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है प्रपंचवाद आदर्शवाद, यानी प्रपंचवाद आदर्शवाद। ये प्रपंचवाद आदर्शवाद क्या है? तो इसके जन्मदाता कांट महोदय को माना जाता है। कांट पदार्थ को सत्य नहीं मानते। उन्होंने पदार्थ को सत्य नहीं माना है। यह मानते हैं कि ज्ञान के पदार्थ मन पर निर्भर करते हैं। जो ज्ञान का पदार्थ है वो किस पे है? मन पर निर्भर करते हैं। इस कारण उनका पृथक यानी अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। कांट के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया के दो प्रमुख तत्व है। पहला क्या है? तो पहला है अनुभव से पूर्व विद्यमान रहता है, उसको प्रियोरी नॉलेज कहते हैं। जो अनुभव से पहले रहता है विद्यमान उसे प्रियोरी नॉलेज कहते हैं। और द्वितीय वह ज्ञान जो अनुभव पर आधारित होता है उसे पोस्टीरियोरी नॉलेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की चर्चा हिंगल नाम के दार्शनिक ने की है। हिंगल नाम के दार्शनिक ने वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की चर्चा की है, यानी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की चर्चा किसने की है? हिंगल नाम के दार्शनिक ने। इनके अनुसार पदार्थ मन से अलग नहीं होते हैं, पदार्थ वास्तविक होते हैं, वह पूर्ण रूप से मन पर निर्भर नहीं होते हैं।
यानी कि मन से अलग भी नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से मन पर निर्भर भी नहीं है। वह यह मानते हैं कि विचार ही सब कुछ है, वे सब कुछ ही विचार है, यानी कि आइडियल इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया। आगे देखेंगे, वह यह भी मानते हैं कि सभी विचार वस्तुनिष्ठ होते हैं और वास्तविक सत्य परम तत्व व शुद्ध चेतन में निहित हैं। नेक्स्ट है नैतिक आदर्शवाद यानी मोरल आइडियलिज्म। मोरल आइडियलिज्म के प्रतिपादक प्लेटो हैं। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। दोस्तों ये प्लेटो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछेगा प्लेटो किसके प्रतिपादक थे तो हम बोलेंगे नैतिक आदर्शवाद, या पूछेगा आदर्शवादी निम्नलिखित में से कौन है तो प्लेटो को भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी क्वेश्चन में प्लेटो के बारे में लिखेगा तो आप यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो लिख सकते हैं। इनके अनुसार संसार में वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण, मौलिक, विनाशहीन, पूर्ण एवं शाश्वत है और विचार ही सत्य का रूप है। इन्होंने कहा है कि संसार में वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। आगे क्या बोलते हैं? वस्तुएं नाशवान एवं परिवर्तनशील है। प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है। आएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम जीवन के शाश्वत मूल्यों का व्यक्त किसने किया तो हम लोग लिखेंगे प्लेटो ने किया है। और यह माना है कि इसकी प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है या होना चाहिए। ठीक है, इसका ज्ञान हम क्रमशः इस प्रकार दे सकते हैं। उन्हें कहा कि जो सत्यम है यह दर्शन शास्त्र से हम लोग ले सकते हैं, जो शिवम है वह नीति शास्त्र से हम लोग दे सकते हैं, और जो सुंदरम है वह कलाओं यानी आर्ट के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं या किसी दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आदर्शवाद एवं शिक्षा। आएगा कि आदर्शवाद में शिक्षा का क्या निहितार्थ है या क्या तात्पर्य है तो हम लोग ये सब लिखेंगे। आदर्शवाद मानता है कि मानव इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक ज्योति लेकर उत्पन्न होता है। वह शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है यदि वह अपने भीतर इस आध्यात्मिकता का दर्शन कर सके और आत्मबोधन कर सके। यानी कि कह रहा है कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ज्योति लेकर उत्पन्न होता है मानव, और शिक्षा क्या करता है? मनुष्य को इस योग्य बना देता है कि वो अपने भीतर इस आध्यात्मिकता का दर्शन कर सके। इस आदर्शवाद एवं शिक्षा के अंदर रक्स महोदय ने क्या बोला है सुनिए। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का क्षेत्र विशाल बन जाता है। यानी हम अगर शिक्षा लेंगे तो हमारे आध्यात्मिकता का क्षेत्र विशाल बन जाएगा, और इसके द्वारा जाति के विचारों एवं संस्कृति की सुरक्षा की जाती है और उसे नई परिस्थितियों के ढांचे में ढालकर गतिशील बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा हम लोग आध्यात्मिकता को क्या कर सकते हैं? विशाल बना सकता है, यानी प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ एजुकेशन बाय आइडियलिज्म या अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। ठीक है,
इसको पढ़ेंगे। आदर्शवाद विचारकों ने शिक्षा का अभिप्राय बताया है कि मनुष्य अपने पूर्व मानव के रूप में विकास करना या दूसरों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा का अभिप्राय है बालक को गुणों से परिपूर्ण करना। साथ ही शिक्षा वह है जो सिर्फ बालक के विकास तक ही सीमित नहीं रहती, जबकि बालक को विकसित करके समाज का विकास करना चाहती है। बालक को विकसित करके समाज का विकास करना चाहती है और आवश्यकता पड़ने पर समाज को सुधारने का भी प्रयत्न करती है। ये आदर्शवादी ने शिक्षा के बारे में बताया है। और पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है आदर्शवाद के उद्देश्य। आदर्शवाद के क्या क्या उद्देश्य हैं? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निकलकर सामने आए हैं। पहला है आत्मानुभूति का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति का विकास। अगला है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू। तीसरा है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, उसका व्यक्तित्व में बढ़े, यानी टू एक्सॉल्ट चाइल्ड्स पर्सनालिटी। इस पे बोगोस्क्विकी ने दिया है बोगोस्लोवस्की, यानी बोगोस्लोवस्की के अनुसार हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे संपन्न और सारभुक्त जीवन जी सके। दोस्तों, हम लोग शिक्षा ही प्राप्त करते हैं सारभुक्त और संपन्न जीवन जीने के लिए, उसी पे बोगोस्लोवस्की ने बोला है। नेक्स्ट है अनेकता में एकता का दर्शन। आदर्शवादी मानते हैं कि इस दुनिया अनेकता का प्रतीत है, उसमें एक एकता का दर्शन हो, यानी टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है सभ्यता का संस्कृति का विकास। सभ्यता का संस्कृति का विकास यानी हमारे अंदर सभ्यता का और संस्कृति का विकास हो, यानी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व, यानी आइडियल्स आर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्ट्स। आइडियल आर इम्पोर्टेंट दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जड़ प्रकृति के अपेक्षा मनुष्य का महत्व, यानी मैन इज इम्पोर्टेंट देन नेचर, यानी कि प्रकृति से ज़्यादा मनुष्य को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है समाज हित का उद्देश्य। आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षा समाज हित का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि समाज के हित में हो। आगे देखेंगे आदर्शवाद तथा शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां, आदर्शवाद में शिक्षण की क्या क्या विधि है? आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधियों के संबंध में आदर्शवादी दार्शनिक यह मानते हैं कि वे किसी भी शिक्षण विधि की अनुयायी मात्र नहीं है, यानी उसका केवल अनुयायी ही न हो वे, जबकि यह शिक्षण विधियां के निर्माता व सृजनकर्ता है। साथ ही यह विचारधारा इस बात पर भी बल देती है कि इन विधियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाना
चाहिए। आगे देखेंगे, आदर्शवादी दर्शन जिन विधियों के प्रयोग की चर्चा करता है वह इस प्रकार है। क्या है? पहला है विधि, उसके बाद है प्रवर्तक। पहला है प्रश्न विधि, इस यानी क्वेश्चनिंग मेथड। इसके प्रवर्तक कौन थे? सुकरात। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, उन्होंने प्रश्न विधि को प्राथमिकता दी है। दूसरा है संवाद विधि यानी डायलेक्टिक मेथड। इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो महोदय हैं इसके प्रवर्तक। तीसरा है निगमन एवं आगमन विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं। चौथा है वाद विवाद विधि यानी डिस्कशन मेथड, इसके प्रवर्तक कौन है? भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक। नेक्स्ट है निर्देशन विधि यानी इंस्ट्रक्शन मेथड, इसके प्रवर्तक है हर्बार्ट। नेक्स्ट है तर्क विधि रीजनिंग मेथड, इसके प्रवर्तक कौन है? हिंगल। तर्क मेथड के प्रवर्तक हिंगल। नेक्स्ट है खेल विधि यानी प्ले मेथड, ये फ्राबेल ने माना है कि आदर्शवादी फ्राबेल ने माना है कि खेल विधि भी शिक्षा का अंग यानी विधि होना चाहिए। नेक्स्ट है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि यानी एक्सरसाइज एंड रिकैप्चुलेशन मेथड, इसके प्रवर्तक कौन है? पेस्टोलॉजी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सारी विधियां हैं, इनके प्रवर्तक ये सब है। हो सकता है इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवाद और अनुशासन में क्या योगदान है आदर्शवाद का, ये देखेंगे। आदर्शवादी दर्शन यह मानता है कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहिए, यानी बच्चे को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि उनके ऊपर अंकुश रखा जाना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उनके ऊपर क्या देना चाहिए? अंकुश रखा जाना चाहिए, जिससे वह अनुशासन बंध रह सके और इसके लिए वह शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि शिक्षक को कहते हैं कि बच्चे को अनुशासन में रहते हुए शिक्षा देनी चाहिए, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इस पे प्रकृतिवाद का नारा है स्वतंत्रता है, यानी कि आदर्शवादी कहते हैं कि अनुशासन है और प्रकृतिवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता है। आदर्शवाद दमनात्मक अनुशासन का विरोधी है, यानी वो कहते हैं कि दमनात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आदर्शवाद के बारे में रहा। इसमें शिक्षा का निहितार्थ पढ़े, आदर्शवाद का अर्थ पढ़े, कुछ परिभाषाएं पढ़े। दोस्तों इस नोट्स को लिखने के बाद आप 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा और आप जो बुक पढ़ेंगे लाइब्रेरी से, उसमें से कुछ पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेम के बगल में स्थित लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।